गांधी जी का विचार पढ़ना है। वर्ण व्यवस्था पर गांधी जी का व्यू क्या था, उसका आलोचनात्मक मूल्यांकन करना है। यानी कि गांधी जी क्या सोचते थे वर्ण व्यवस्था के बारे में, क्या ये उचित था, सही था या नहीं था, कहाँ तक सही था, इसका मूल्यांकन करना है। गांधी जी के जितने भी सामाजिक विचार हैं उसमें जो उनका कोर एरिया है वो है समानता, इक्वलिटी की बात करते हैं गांधी जी सदैव। वो ये मानते थे कि सभी व्यक्ति एक समान हैं क्योंकि सभी ईश्वर की ही संतान है। जैसे एक माता पिता के लिए अपने बच्चों में अंतर करना संभव नहीं है, उसी प्रकार ईश्वर ने भी सबको एक समान बनाया है। जहाँ कभी भी असमानता है वह मनुष्य की बनाई हुई है। यानी कि असमानता वो मनुष्यों के द्वारा किया गया, जैसे जाति के आधार पर असमानता, वर्ग के आधार पर असमानता, आर्थिक असमानता, ये सब राजनीतिक असमानता। एक व्यक्ति अगर दूसरी की जाति, धर्म, रंग, नस्ल, उसका जो पेशा है, व्यवसाय है आदि आदि के आधार पर नीचा समझता है तो वह ईश्वर द्वारा निर्मित नियम का उल्लंघन करता है, ये गांधी जी का कहना है। भारत में असमानता का एक पक्ष था छुआछूत, जिसको अनटचेबिलिटी या अस्पृश्यता बोलते हैं। यानी कि रंग के आधार पर और उनके जो आर्थिक इकोनॉमिक स्टेटस है उसके आधार पर असमानता करना अस्पृश्यता कहलाता था। जो निचली कास्ट, जिसको सो कॉल्ड लोअर कास्ट कहा जाता है, उन्हें जो सार्वजनिक स्थान है उसमें प्रवेश करने से वर्जित किया जाता था पहले मंदिरों में। अभी भी कहीं कहीं ऐसी घटनाएं देखने को मिलती है, जिसे गांधी जी ने कहा था कि जो अनटचेबिलिटी है, छुआछूत है या अस्पृश्यता है। हालांकि संविधान के आर्टिकल 17 में इसे प्रतिबंधित किया गया है, छुआछूत के अंत की बात कही गई है। इसको गांधी जी ने छुआछूत को हिंदू समाज का कोड बनाया था। क्या कहा था, हिंदू समाज का जो कोड है सबसे बुरा एस्पेक्ट है वो अस्पृश्यता ही है। यह सामाजिक एकता में प्रबल बाधक है। अभी जो हिंदू है उसमें एकता का अभाव का एक कारण यही है, जो लोअर कास्ट है वो भेदभाव क्यों करता है हिंदू से, क्योंकि जो प्राचीन समय में ब्राह्मणों के द्वारा उसका शोषण किया जाता था, तो एक तो ये फैक्टर है, दबा दबा कर रखा जाता था। और अभी लगभग जब ये आधुनिक काल में ही बहुत सारे ऐसे थे सिस्टम जिसमें छुआछूत को प्रोत्साहन दिया जाता था, इसलिए ये हिंदुओं के एकता में प्रबल बाधक है। गांधी जी वर्ण व्यवस्था के समर्थक थे। गांधी जी पूछा जाएगा फिल्म्स में, गांधी जी वर्ण व्यवस्था के समर्थक थे, यस या नो, तो थे। गांधी जी वर्ण व्यवस्था के समर्थक थे। हालांकि जाति व्यवस्था और अस्पृश्यता का उन्होंने हमेशा कठोर विरोध किया। वर्ण व्यवस्था के पक्षधर थे गांधी जी, लेकिन जो जाति व्यवस्था है, जाति के आधार पर जो भेदभाव किया जाता है, छुआछूत किया जाता है, उसके ये विरोध में थे। कट्टर विरोध इन्होंने इन दोनों चीज़ों का किया। अब जानते हैं गांधी जी का क्या व्यू है वर्ण व्यवस्था को लेकर। और ये मेंस का क्वेश्चन है, पूछा जाता है लॉन्ग फॉर्मेट में। तो गांधी जी का विचार क्या है वर्ण व्यवस्था पर। गांधी जी ने अपने बहुत सारे पुस्तक लिखे, लेख लिखे, उसमें वर्ण व्यवस्था से संबंधित विचार व्यक्त करते थे, जिसमें उनका एक पुस्तक का नाम आता है हिंदू धर्म। हिंदू धर्म करके एक पुस्तक है, उसमें उन्होंने निम्न विचारों को लिखा है। तो पहला पॉइंट में लिख सकते हैं कि गांधी जी कहते थे कि वर्ण व्यवस्था मनुष्य द्वारा निर्मित नहीं है, बल्कि प्राकृतिक या ईश्वरीय व्यवस्था है। जो वर्ण व्यवस्था है, वर्ण सिस्टम, वो मनुष्य ने नहीं बनाया है, यह प्राकृतिक है, नेचुरल है, यह ईश्वरीय, ईश्वर के द्वारा बनाया गया है। ये किसका कहना है, गांधी जी का कहना है। वे लिखते हैं कि यह मानवीय आविष्कार नहीं है, बल्कि प्रकृति का अपरिवर्तनीय नियम है। वर्ण व्यवस्था कोई मानव के द्वारा कृत कोई नियम नहीं है, ये ईश्वरीय है, नेचुरल है, स्वाभाविक है, और ये अपरिवर्तनीय है, इसे बदला भी नहीं जा सकता है। जिस तरह न्यूटन का जो गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम है, यूनिवर्सल लॉ,
वो हमेशा एक समान रहता है और हमेशा अप्लाई होता है। उसी तरह उन्होंने न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के नियम से तुलना किया था वर्ण व्यवस्था सिस्टम को। इसे भी नहीं बदला जा सकता और ये भी सार्वत्रिक है। उन्होंने यह भी कहा कि वर्ण व्यवस्था सिर्फ भारत के लिए आदर्श नहीं है, बल्कि सार्वभौमिक व्यवस्था जो विश्व के सभी मनुष्यों की समस्याओं का समाधान करता है। तो अब जानेंगे कैसे समस्याओं का समाधान। तो पहला पॉइंट है कि गांधी जी वर्ण व्यवस्था के पक्षधर थे। उनका कहना था कि ये नेचुरल सिस्टम है, मानव के द्वारा बनाया गया नहीं है। और इस तरह यह न्यूटन की तरह जो सार्वत्रिक नियम है गुरुत्वाकर्षण का, उसी तरह ये भी यूनिवर्सल है। अगला दूसरा पॉइंट में क्या लिख सकते हैं। दूसरा पॉइंट में गांधी जी का कहना था कि जो वर्ण व्यवस्था है, वर्ण सिस्टम है, वो हिंदुइज्म का यानी कि हिंदू धर्म का एक कंपलसरी पार्ट है, यानी कि अनिवार्य अंग है, वैकल्पिक नहीं है, ऑप्शनल नहीं है। हिंदू धर्म में वर्ण व्यवस्था एक अनिवार्य अंग है, गांधी जी का कहना था ऐसा। तीसरा पॉइंट में लिख सकते हैं कि गांधी जी के अनुसार वर्ण व्यवस्था श्रम विभाजन की प्रणाली है। अब यहाँ से उनका मेन विचार आ गया कि जो वर्ण व्यवस्था है वो श्रम आधारित श्रम विभाजन की प्रणाली है। यानी कि वर्ण व्यवस्था से क्या होता है, श्रम विभाजन निर्धारित होता है। जो समाज में श्रम जो लेबर है उसकी ज़रूरत और श्रम की उपलब्धता में समन्वय कोऑर्डिनेट करती है। यानी कि कोई लेबर है उसको कहाँ काम मिलेगा, तो ये वर्ण व्यवस्था के आधार पर निर्धारित होता है। उनके अनुसार वर्ण व्यवस्था का मतलब सिर्फ इतना है कि हम जीविकोपार्जन के लिए उन पैतृक व्यवसायों का अनुसरण करें जो हमारे पूर्वज करते हैं। मेन पॉइंट गांधी जी का है कि वर्ण व्यवस्था का मतलब इतना है कि हम जो जीविकोपार्जन मतलब जीवन को चलाने के लिए उन पैतृक व्यवसाय मतलब कि हमारे जो पेरेंट है उनके व्यवसाय का अनुसरण करें जो हमारे पूर्वज करते आ रहे हैं। जैसे कि एक कुम्हार है तो कुम्हार का काम क्या है, मिट्टी से संबंधित चीज़ें बनाना, मूर्ति बनाना, मिट्टी का बर्तन बनाना। तो उसका जो पुत्र पुत्री है उसको भी ये व्यवसाय सीखना चाहिए, स्किल जो हस्तशिल्प है ये सीखना चाहिए गांधी जी के अनुसार, ताकि फ्यूचर में उसके पास एक ट्रेडिशनल स्किल हो और वो अपना जीविकोपार्जन इस सिस्टम से कर सके। तो वर्ण व्यवस्था का मतलब है गांधी जी के अनुसार कि उनका जो पैतृक व्यवसाय है, जो विरासत में उनको मिला है सीखने का अवसर, वो उन्हें सीखे और अपने जीविकोपार्जन के लिए एक अवसर के रूप में देखे। अगला पॉइंट लिख सकते हैं कि गांधी जी की वर्ण व्यवस्था में आंतरिक लचीलापन भी था। क्या लचीलापन था? गांधी जी के वर्ण व्यवस्था में एक शूद्र को अपने वंशानुगत कर्तव्यों को पालन करना चाहिए। तो गांधी जी का जो वर्ण व्यवस्था था उसमें कहा गया था शूद्र का जो काम है, पैतृक काम जो उनके पूर्वज करते आ रहे हैं वो तो करना ही चाहिए। इसके अलावा वो अलग जो वर्ण है उसके भी काम को यदि करना जानता है तो वो कर सकता है, उसमें मनाही या उसके कर्तव्यों के निर्वहन करने में बाधा नहीं होनी चाहिए। जैसे कोई शूद्र है वो तो अपना कर्तव्य काम कर रहा है, जो उसका काम है, जो पूर्वज उसके करते आ रहे हैं। इसके अलावा वो ब्राह्मण वर्ण का काम करना चाहता है और जानता भी है तो वो भी उसको कर सकता है। वैश्यों का काम करना जानता है या चाहता है तो उसको भी कर सकता है, इसमें रोक नहीं होनी चाहिए। यही लचीलापन है गांधी जी के वर्ण सिस्टम में। इसको मतलब एक ही कोर में बांधा नहीं जाएगा, उसका एक ही वर्ण में। यदि वो अदर अलग अलग वर्णों के काम को करने में सक्षम है तो वो भी उसको कर सकता है। अगला है कि गांधी जी ने वर्ण व्यवस्था को वंशानुगत माना है। गांधी जी ने वर्ण व्यवस्था को क्या माना है? वंशानुगत, हेरिडिटरी माना है। अर्थात वे जानते हैं कि वर्ण का निर्धारण जन्म से होता है। गांधी जी का क्या कहना है? वर्ण व्यवस्था वंशानुगत है,
और ये वर्ण का निर्धारण जन्म से होता है। इसके लिए उन्होंने क्या तर्क दिया, उन्होंने लॉजिक दिया गांधी जी, जो कि इलॉजिक है, अभी तक इसका प्रमाण नहीं मिला है। उनका कहना है कि जिस प्रकार प्रत्येक व्यक्ति अपने पूर्वजों से विशेष आकृति मतलब उसका जो शारीरिक बनावट होता है वो ग्रहण करता है, उसी प्रकार का उससे विशेष गुण भी प्राप्त करता है। मतलब कि माता पिता में जो कौशल होता है वह संतान में शारीरिक गुणों के रूप में स्थानांतरित होता है। तो इसीलिए उन्होंने कहा कि वर्ण व्यवस्था वंशानुगत है, जिसका साइंटिफिक प्रमाण प्रूफ अभी तक साबित नहीं हुआ है। तो ये कथन उनका गलत है। गांधी जी का कहना था कि वर्ण व्यवस्था वंशानुगत है, हेरेडिटरी है। क्यों कहना था ऐसा? उनका तर्क था कि जिस तरह से प्रत्येक व्यक्ति को अपने माता पिता के तरह शारीरिक आकृति प्राप्त होती है, उसी प्रकार उसके माता पिता का जो कौशल है वो भी हस्तांतरित होता है, शारीरिक गुण के रूप में हस्तांतरित होता है। ये उनका कहना था, इसीलिए उन्होंने वर्ण व्यवस्था को वंशानुगत माना था। गांधी जी का एक कहना था कि प्रत्येक व्यक्ति को जो अपनी पैतृक व्यवसाय है उसमें रुचि अवश्य रखनी चाहिए, केवल अपनी पैतृक व्यवसाय में रुचि रखनी चाहिए। वर्ण व्यवस्था से लाभ क्या है? जो गांधी जी के वर्ण व्यवस्था है उसके लाभ क्या गिनवाते हैं गांधी जी, क्या कहते हैं इसके लाभ क्या है? लाभ है कि गांधी जी ने कई तर्कों द्वारा वर्ण व्यवस्था में अपने विश्वास को पुष्ट किया है। उनके अनुसार उन्होंने कहा कि वर्ण व्यवस्था का पहला काम यह है कि यह इससे आजीविका की प्राप्ति होती है। जैसे कोई व्यक्ति है, कोई बच्चा है, वो अपने माता पिता का स्किल सीखता है तो वो फ्यूचर में उस स्किल पर डेवलपमेंट करके आजीविका अर्जन कर सकता है, पैसा कमा सकता है। जैसे एक लोहार है तो वो उसका काम सीख लेगा तो वो भी कर सकता है, कुम्हार है, अदर जितने भी हस्त कौशल है उससे वो कर सकता है। और जितने भी टेक्नोलॉजी का यूज है हालांकि उसमें ये तर्क अप्लाई नहीं होता है। तो एक था बेनिफिट कि आजीविका के लिए वो प्राप्त कर सकता है। दूसरा लाभ है कि इसके कारण जो ट्रेनिंग की औपचारिक आवश्यकता पड़ती है तो वो नहीं पड़ती है। जैसे कि हस्त कौशल के लिए भी ट्रेनिंग दिया जाता है तो उसको घरों पर ही ट्रेनिंग मिल जाता था पहले। तीसरा, इससे अधिक सामाजिक विकास भी ज़्यादा होता है क्योंकि व्यक्ति लंबे अभ्यास के कारण अपना कार्य अधिक कुशलता से करता है। बचपन से ही वो अभ्यस्त है तो उस काम में वो निपुण हो जाता है फ्यूचर में। तो ये सब लाभ है वर्ण व्यवस्था का गांधी जी के अनुसार। गांधी जी ने जातिगत जो भेदभाव हुआ था, जातिगत भेदभाव जो होता है, छुआछूत वगैरह, उसका वो कट्टर विरोध करते हैं। गांधी जी वर्ण व्यवस्था का समर्थन करते हैं तो सामाजिक विषमताओं का समर्थन नहीं करते हैं। उनका स्पष्ट कहना है कि सभी वर्ण बराबर है, श्रम के आधार पर वर्गीकरण किया गया है, उसको हम अलग अलग फ्रेम में नहीं रख सकते, सभी का फ्रेम एक समान है, सभी का अलग अलग महत्व भी है। हिंद स्वराज में उन्होंने लिखा है कि बौद्धिक और शारीरिक श्रम में मूल्य का कोई भेद नहीं होता। बौद्धिक श्रम हो या शारीरिक श्रम हो, सब श्रम ही है, तो उसमें भेद नहीं करना चाहिए। जैसे लेबर को कहा जाता है कि ये उसके काम को तवज्जो नहीं दिया जाता है, तो ये उनका कहना था कि ये नहीं होना चाहिए। सभी के जो लेबर है, चाहे वो मेंटल लेबर हो, फिजिकल लेबर हो, सबको समान महत्व है, सभी को महत्व देना चाहिए, सभी के मूल्यों का समान महत्व है। अब यहाँ से निष्कर्ष में इस प्रकार हम लिख सकते हैं कि गांधी जी तो वर्ण व्यवस्था को वंशानुगत मानते थे, उसके समर्थक थे, लेकिन वो इसे ऊंच नीच या स्तरीकरण की व्यवस्था नहीं मानते थे कि समाज के लेयर के पार्ट में सभी को एक, ये नहीं कि ये ब्राह्मण का है, ये दूसरा सीढ़ी ये है, वैश्य का, शूद्र का, क्षत्रिय का, इस प्रकार ऐसे नहीं। उनका था कि एक समान है, सब एक ही पंक्ति में है, अलग अलग महत्व है, सबका महत्व एक समान है, एक के बिना दूसरा नहीं रह सकता, दूसरे के बिना तीसरा नहीं रह सकता, इस प्रकार। तो ये वर्ण व्यवस्था में सभी वर्णों को एक समान मानते थे। वर्ण व्यवस्था के जो छुआछूत वगैरह था उसका कट्टर विरोध करते थे। जातिगत भेदभाव भी किया जाता था, उसके लिए भी उन्होंने काम किया। अछूतों के उद्धार के लिए भी उन्होंने काम किया। गांधी जी ने अस्पृश्यता के अंत के लिए क्या क्या काम किया? तो अछूतों के उद्धार के लिए उन्होंने अपने आश्रम जो था उनका, ये सदाकत आश्रम, साबरमती नदी के किनारे आश्रम, उसमें खुद मैला उठाने का काम किया है। सदियों से चली आ रही विकृत जो परंपरा था, ट्रेडिशनल जो खराब था, उसको भारत से दूर करना उन्होंने अनिवार्य समझा। गांधी जी ने हरिजन बस्तियों में जाकर भी काम किया।
सुवर्णों को उन्होंने बार बार याद दिलाया कि जो अपने ही जैसे मनुष्य को किसी को नीचा समझे वह जघन्य अपराध तथा पाप का भागी है। ये गांधी जी का एक विचार था जिसका आलोचना होता है कि उन्होंने कहा कि अछूतों का उद्धार के लिए लोगों को हृदय परिवर्तन करने को कहा। आज हृदय परिवर्तन यानी उसका सोच परिवर्तन किया जाए और सरकार को कानून बनाने की अपील की। उन्हीं के प्रयत्न से हरिजनों को मंदिर पर लगाई गई रोक धीरे धीरे हटाई गई थी। उन्होंने कहा कि अछूत सबसे कमज़ोर है, इसलिए परमपिता परमात्मा की दृष्टि में सर्वाधिक प्रिय वही है। इसलिए उन्होंने अछूतों को हरिजन की संज्ञा दी। उन्होंने हरिजन सेवक नामक पत्रिका भी प्रकाशित शुरू किया था। पूना पैक्ट के द्वारा हरिजनों के आरक्षण की मांग को भी उन्होंने संघर्ष स्वीकार किया। तो ये सब काम उन्होंने अछूतों के उद्धार के लिए किया था। तो अब जानते हैं गांधी जी की जो वर्ण व्यवस्था था उसका क्रिटिसिज्म आलोचना क्यों होता है। लोग गलत, बहुत सारे उनके जो विचार हैं बहुत सारे गलत माने जाते हैं। पहला कि हृदय परिवर्तन करके छुआछूत का अंत करना संदेहात्मक है। क्या सभी लोगों का हृदय परिवर्तन करना संभव है? सोच में परिवर्तन नहीं। जब गांधी जी जैसा राष्ट्रनायक हिंदुओं का हृदय परिवर्तन नहीं कर सका तो किसी और से ऐसी उम्मीद करना शायद व्यर्थ है। दूसरा आलोचना होता है कि सभी कार्य वंशानुगत नहीं हो सकती। गांधी जी मानते हैं कि वंशानुगत होता है वर्ण सिस्टम। तो क्या एक डॉक्टर का जो आने वाला पीढ़ी है उसका क्या वो डॉक्टर बनेगा, इसका है नहीं है, क्योंकि डॉक्टर तो प्रैक्टिस करते हैं हॉस्पिटल में। उसी तरह एक ऑफिसर का जो अगला पीढ़ी है ऑफिसर बनेगा, ये है, ये भी नहीं। तो यहाँ पर ये वंशानुगत वाला सिस्टम सभी जगह अप्लाई नहीं होता है। तीसरा पॉइंट है कि गांधी जी ने वर्ण व्यवस्था के न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के नियम की तरह सार्वभौमिक माना, यूनिवर्सल है। जबकि सच तो यह है कि कोई भी नैतिक नियम ना तो यूनिवर्सल होता है और ना ही प्राकृतिक। वो समय और काल के अनुसार चेंज भी होता है और सभी जितने भी मोरल लॉ हैं वो मनुष्य के द्वारा बनाए गए हैं, नेचुरल नहीं है। अगला पॉइंट है कि गांधी जी का एक लॉजिक था कि माता पिता के गुणों का संक्रमण, इनके माता पिता पेरेंट्स के गुणों का संक्रमण या स्थानांतरण ट्रांसफ़र संतान में होता है। और वो उनका जैसे माता पिता किसी चीज़ में निपुण है, कौशल है उनके पास कोई, तो वो कौशल उसके संतान में जाता है नेचुरली। ये अभी तक प्रमाणित नहीं हुआ है। अगला लिख सकते हैं कि गांधी जी ने मानकर चलते हैं कि आवश्यकताएं पूरे होते ही, गांधी जी का कहना था कि कोई व्यक्ति का जब आवश्यकता उसका नीड्स पूरा हो जाता है तो आध्यात्मिक विकास होने लगता है उसके पास। यानी कि जब तक उसकी ज़रूरत पूरा नहीं होगा तब तक उसका आध्यात्मिक विकास भी नहीं होता, आध्यात्मिक उन्नति भी नहीं होता है। क्या ये स्टेटमेंट सभी व्यक्तियों पर अप्लाई होता है? नहीं होता है। तो ये सब कुछ आलोचना के पॉइंट थे। तो इतना एनफ है वर्ण व्यवस्था सिस्टम पर गांधी जी के विचार।